हेलो। आज हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है एसएवी का, उसमें कौन कौन ब्रह्मांड से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे, ठीक ना। और 20 से 30 मिनट में पूरा ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में देख लेंगे। और अगला वीडियो में यानी एक तरह का मैराथन सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, और इसको में से जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन है उसी को लिए हैं। इसमें ज़्यादा समझाएंगे नहीं, बस रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है। तो मंदाकिनी क्या होता है, तो आकाश में बहुत सारा तारों का, जो लाखों तारों का समूह होता है उसको मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे आकाश में लाखों मंदाकिनी है, ठीक। एक होता है आकाश गंगा या दूध मेखला। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं, यदि किसी मंदाकिनी में यानी हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी में स्थित है उस मंदाकिनी का खास नाम हो जाता है, जिसका नाम होता है आकाशगंगा या दूध मेखला, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी में है उसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। एक होता है तारामंडल। तारामंडल भी एक समूह होता है तारों का, लेकिन तारों का वैसा समूह जो एक निश्चित पैटर्न पर सजा होता है। इसमें लाखों तारा नहीं, बल्कि मान के चलते हैं हार्डली 10, 20, 50 इतना ही तारा रहता है, ठीक ना। तो उसको तारामंडल कहते हैं। इसी तारामंडल में याद रखिएगा एक नाम सप्तर्षि तारा का। सप्तर्षि तारा जो होता है वो बहुत फेमस तारा है। पूछेगा सप्तर्षि क्या आता है, एक तारामंडल का प्रकार है, ठीक। इसके बाद पूछेगा नेबुला क्या होता है। नेबुला जो होता है आकाश का, जो आकाश का है मतलब गैसों का जो बादल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, नेबुला। इसके बाद रहेगा तारा किसे कहते हैं, तो वैसा आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश एवं ऊर्जा उष्मा होता है उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का तारा होता है, आग का जलता हुआ गोला, ठीक। जितना भी तारा होता है उसमें जो होता है मेन वो कौन सा पूछेगा, कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन होता है। पूरा ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और हीलियम किस में रहता है, तारा में। इसके कारण ही यह प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरी बात यहाँ से याद रखिएगा, तारा में पूछेगा कौन सी अभिक्रिया होता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के। विखंडन मत मारिएगा, नाभिकीय संलयन के, ठीक है। अब पूछेगा ग्रह, ग्रह क्या होता है, तो याद रखिएगा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारेगा तो उसको क्या कहते हैं, ग्रह, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर मारता है उसी को क्या कहते हैं, उपग्रह। ग्रह कितना प्रकार के होता है, 8 होता है। कौन कौन होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह होता है। 9वां ग्रह कौन था, प्लूटो, जो जिसको हटा दिया गया क्योंकि वह बहुत छोटा और ठंडा था। इसमें याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में 8 ग्रह है उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो याद रखिएगा डिमोस। डी एगो डिमोस है, एगो होता है फोबोस। तो डी से होता है डिमोस, एफ से होता है फोबोस। तो इसमें छोटा कौन होता है, डी। इसलिए याद रखिएगा सबसे छोटा उपग्रह कौन, डिमोस। आप डिमोस और फोबोस में हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा, इसलिए याद रखिएगा डी छोटा होता है इसलिए डिमोस, ठीक। याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह तो बुध और सबसे छोटा उपग्रह तो हो जाता है डिमोस। दूसरा पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला है सबसे नजदीक का ग्रह, तो याद रखिएगा सबसे नजदीक में बुध होता है और सबसे दूर में होता है वरुण, ठीक। कोई उपग्रह, वैसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। बुध जो होता है सबसे नजदीक में होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गर्म नहीं माना जाता है। सबसे गर्म ज्यादा माना जाता है शुक्र को, यानी सबसे गर्म ग्रह वायुमंडल हमारे सौरमंडल का कौन होता है, शुक्र होता है। जो बुध होता है वहाँ पर दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी होता है, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इस तापांतर अधिक होने के कारण इसको सबसे गर्म ग्रह में नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कौन कौन जो ग्रह है उसका उपनाम से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल। किसको पीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी। और किसको कहते हैं, हरा ग्रह, तब वरुण, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा लेटा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तरुण। रीजन है कि यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, ठीक ना, इस कारण इसको लेटा यानी झुका हुआ है, जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा सांझ का तारा, भोर का तारा कि कौन सा होता है, शुक्र। भगनी बोलेगा कि पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो वो सारा का सारा क्या होता, वो शुक्र होता। दूसरा पूछेगा कि जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता, तो याद रखिए अरुण और वरुण को, ठीक। को पूछेगा कौन सा ऐसा ग्रह है जो विपरीत दिशा में घूमता है, तो याद रखिएगा यूवी, युवराज सिंह। यू से होता है यूरेनस, वी से वेनस। यूरेनस के होता है हिंदी अरुण और वी से वेनस का हिंदी होता है शुक्र। और ई जो होता है इसमें युवराज सिंह जो था
था वो लेफ्टी खेलता था, यानी उल्टा खेलता था, याद रहेगा। विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूवी, यानी यूरेनस और वेनस। इसके बाद पूछेगा आपको लेटा हुआ ग्रह बता दिए, जिस्म जीवाश्म ग्रह। तो याद रखिएगा जीवाश्म ग्रह एक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा का दूसरा नाम होता है जीवाश्म ग्रह। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, ठीक है। इसका मात्र 57% ही भाग हम लोग देख पाते हैं। और ये जो होता है ये हमारे पृथ्वी के लगभग 28 दिन में पूरा चक्कर मार देता है। पृथ्वी सूर्य के कितना दिन में चक्कर मारता है? 365 दिन 6 घंटा। और ये लगभग अपने अक्ष पर कितना पृथ्वी दिन में घूमता? 24 घंटा में एक चक्कर मारता। जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे कहते हैं घूर्णन गति, और जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं परिक्रमण गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं रोटेशन मोशन, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन मोशन, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन होता है? तो शनि। शनि का घनत्व इतना कम होता है कि अगर उसको पानी में रख दिया जाए तो तैरने लगेगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा क्या बोलता है, शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला है, और इसमें सबसे ज़्यादा नहीं, इसमें 7 गो रिंग पाया जाता है। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग पाया जाता है? तो याद रखिएगा शनि। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है उसका नाम होता है टाइटन, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा चंद्रमा के बारे में याद रखिएगा शांति सागर। पूछेगा कि शांति सागर कहाँ होता? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर, ठीक। इसके अलावा पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा निक्स ओलंपिया। जबकि पूछेगा कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? तो ओलिपस मेसी, ठीक ना। ओलिपस मेसी जो है सबसे बड़ा सौरमंडल का ज्वालामुखी होता है, ठीक। इसके बाद ये सब ग्रह से क्वेश्चन था कि कौन कब है, ठीक। और याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह बता दिया, सबसे छोटा, सबसे लेटा हुआ ग्रह, ये सब हो गया। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। अब आते हैं हम उपसौर अपसौर पर। तो याद रखिएगा उपसौर के मतलब होता है उप माने जैसे राष्ट्रपति है तो बड़ियार है, उपराष्ट्रपति कमजोर है। तो याद रखिएगा जब कम दूरी रहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, जो दूरी सबसे कम होता है उसी को उपसौर के नाम से जानते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो उसको अपसौर के नाम से जानते हैं, ठीक। जो उपसौर होता है 3 जनवरी को होता है। और याद रखिएगा इसके बाद याद रखिएगा 4 जुलाई के क्या होता है? उपसौर होता, 4 जुलाई के अपसौर होता है, 3 जनवरी के उपसौर होता है, ठीक। उसी तरह उपभू और अपभू आता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं और सबसे अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा सुपर मून क्या होता है? तो जब चंद्रमा पूरा मतलब फुल साइज में होता उसी को सुपर मून कहते हैं, जिसमें वह बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता, तो उसी को सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून का किसे कहते हैं? अगर एक ही माह में 2 गो पूर्णिमा आता है तो दूसरे पूर्णिमा को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू मून के नाम से जानते हैं। इसके बाद जानते हैं कि अमावस और पूर्णिमा क्या होता है? तो याद रखिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक ना। और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस में होता है, ठीक। अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगा और चंद्रमा बाहर चल जाएगा फिर रहेगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाएगा तो उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस में। अब अमावस के दिन काला रात होता है, जबकि पूर्णिमा के दिन सूर्य पूरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी के विषुवतीय व्यास। तो देखिए पृथ्वी के जो बीच में काटने वाली, यानी बीच 2 भागों में बांटने वाली रेखा होता है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसी का नाम होता है, ठीक ना। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से इसे जानते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा इसका विषुवतीय व्यास, यानी कि यहाँ पर जो होता है विषुवत, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये जो व्यास होता है इसको कहते हैं याद रखिएगा 12,756। ये कितना होता है? 12,756। जबकि ध्रुवीय व्यास, चूंकि यह लगभग ऐसा नहीं है, गोल नहीं है, ये हल्का चिपटा, तो इधर में जब व्यास नापते हैं तो 12,756, जबकि ऐसे नापते हैं तो 12,714। तो याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तो नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा कि दोनों के बीच के अंतर कितना है, यानी कि जो विषुवतीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास है, ये दोनों के बीच के अंतर कितना होता है? तो याद रखिएगा 42 किलोमीटर। ये किलोमीटर में होता है 12,756, 12,714, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा कि
अक्षांश और भूमध्य अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर खींची गई सभी विषुवत रेखा के समानांतर रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन अगला पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 180 भी सही होता है, 189 भी सही होता है, 181 भी सही होता है। अगर मान के चलते हैं ये ध्रुव ये विषुवत रेखा जैसे यहाँ पर होता है 0 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऊपर में 90 होता है और नीचे में भी 90 होता है। ठीक, तो 90 90 180 या बीच वाला 181 होता। अगर मान के चलते हैं कि इसको विषुवत रेखा के छोड़ दिया जाए तो 180 सही होता। अगर ध्रुव जो होता है वो पॉइंट के रूप में होता है, रेखा के रूप में नहीं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 179। तो तीनों सही है, ठीक ना। आपको तीनों ऑप्शन में ऐसे रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रह गया तो आप सबसे बेटर मानिएगा 181। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में ये याद रखिएगा कि विषुवत रेखा है उसका कितना डिग्री अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा कि इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं विषुवत रेखा के। इसके बाद इसके ऊपर में एक लाइन होता है जिस 23.5 के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहेगा क्वेश्चन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के अक्षांश कितना होता है। इसके अलावा आप उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा अंटार्कटिक। ठीक, ये आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है, ये अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्षांश के बारे में इतना था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री। पृथ्वी कितने गोलार्ध में बटा हुआ है? तो 2 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये सम पॉइंट था अक्षांश से। ये आपको देखना नहीं है, आपको जो हम बोल रहे हैं खाली उतना समझना। ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिख के रिवीजन के लिए लिखे थे। आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता लगे। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा विषुव। तब विषुव क्या होता है कि जिस दिन पृथ्वी पर जिस दिन और रात बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर दो डेट ऐसा होता है जब बराबर होता है दिन रात। तो ये एक होता है 21 जून और दूसरा होता है 23 सितंबर। तो 21 जून जो होता है इसको कहते हैं, 1 मिनट, 21 जून है 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। इसको कहते हैं बसंत विषुव। बसंत विषुव। तो बसंत विषुव कब होता? 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सबसे छोटा दिन और रात। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में अगर लेंगे तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक ना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटा हो जाता है। वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को। ठीक ना, 22 दिसंबर को जो होता है यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। ठीक है, और 22 दिसंबर को हम सब में छोटा रात होता है। ठीक, तो इसके अलावा आप देशांतर से कुछ पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद पृथ्वी और ग्रह से इतना पॉइंट काफ़ी होता है। ठीक ना, इतना आप रिवीजन करके जाइएगा। आपको मतलब इससे ज़्यादा पॉइंट तो नहीं पूछा जाएगा, आपको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब थोड़ा सा हम बताते हैं देशांतर रेखा के बारे में। अब देखिए देशांतर रेखा क्या होता है। तो पृथ्वी पर ध्रुव से खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा होता है उसी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। याद रखिएगा देशांतर रेखा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होता है? तो यहीं पर विषुवत रेखा पर। तो याद रखिएगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और सबसे कम दूरी कहाँ होता है? ध्रुव पर। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा पूछेगा कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? तो 360 टोटल देशांतर होता है, जिसमें 0 डिग्री जो देशांतर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसी को नाम से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से किस से जानते हैं? 0 डिग्री, जो कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री, जो ग्रीनविच लंदन में पड़ता है यानी इंग्लैंड में। ठीक, याद रखिएगा दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा जितना भी समय होता है वो सारा समय कहाँ से लिया गया? ग्रीनविच। हमारा जो मानक समय रेखा है वो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री नॉर्थ।
तो नॉर्थ है, इसलिए जितना मतलब कि आगे रहेगा उतना ही दिन आगे रहेगा। तो याद रखिएगा हमारा जो समय होता है वो ग्रीनविच के समय से कितना आगे रहता है, तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट हम लोग का आगे चलता है। ठीक, तो ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि बताइए भारत का मानक समय रेखा कितना, 82.5 डिग्री। ठीक, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितना, तो 0 डिग्री। कहाँ, तो ग्रीनविच। भारत वाला कहाँ, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के नैनी रहेगा, इलाहाबाद के नैनी, न तो मिर्जापुर भी रह सकता है। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा दो देशांतरों के बीच की दूरी को कितना होता है, 101 लगभग 111.3 किलोमीटर लगभग होता है। ठीक ना, और जबकि दो अक्षांशों की रेखाओं के बीच की दूरी कितना, 111 किलोमीटर। ये पूरे में होता है, ये दशमलव में होता है। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो गोरे। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किस नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को। क्वेश्चन डायरेक्ट उलट के भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कितना डिग्री देशांतर होता है, तो 180 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट था नॉर्मल जो क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, इससे ज़्यादा तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए। इसके अलावा एक कटिबंध बताते हैं, उसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नदी, पहाड़, पठार और 1-2 को चैप्टर और ले लेंगे और उसका रिवीजन डाल देंगे। ठीक है, तो 3-4 अगर वीडियो बना देंगे तो पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले इतना काफ़ी होता है। ठीक ना, याद रखिएगा हर बुक में थोड़ा सा अलग दिया है, हम दोनों बताते हैं। यह है हमारा पृथ्वी, इसके बीच में होता है 0 डिग्री जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री होता है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री को कहते हैं कर्क रेखा, और जो है ये इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा। ठीक, इस साउथ में होता है, ये नॉर्थ में होता है। इसके अलावा 66.5 डिग्री जो होता है उसको कहते हैं कौन सा रेखा, उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और जो नीचे होता है 66.5 यानी दक्षिण में उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, याद रखिएगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के एरिया को किस नाम से जानते हैं, इसी को कटिबंध, मतलब जो एरिया है उसको कटिबंध कहते हैं। और ई जो 23.5 यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र किस नाम से जानते हैं, तो उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध। और बाकी जो बचा है यहाँ 23.5 से लेकर 66.5 ई वाला एरिया ऊपर में हो या नीचे में हो, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक ना, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। जबकि इसमें जो होता है इसमें गर्मी भी होता है, ठंडा भी होता है, इसलिए इसको उपोष्ण भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, उपोष्ण कटिबंध। ठीक, इसी को सब ट्रॉपिक भी लिखेगा, इसी को टेम्परेट भी रहेगा। किसी बुक में 4 भी दे ले, 4 का भी बताते हैं कौन कौन होता है। और जो 66.5 से ऊपर होता है वो कहलाता है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कटिबंध जिसको इंग्लिश में जोन के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं 4 वो कौन कौन होता है जिसको में कभी कभी पूछा जाता है, 4 भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए किसी किसी बुक में 4 भी रहता है, वो कैसे रहता है ये देखिए। ये होता है 0 डिग्री, इसके बाद यहाँ से कहता है कि 30-45 उसके बाद 66.5 30-45 66.5 ऐसे रहता है। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा ये कहता है कि अगर मान के चलिए 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच के जो एरिया रहता है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक, और जो 30 से 45 ऊपर हो या नीचे यानी नॉर्थ में हो या साउथ में, इसी को कहते हैं कौन सा, तो याद रखिएगा उपोष्ण। उपोष्ण करने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहता है, मतलब कि यहाँ पर एकदम गर्मी रहता है यानी लगभग सब दिन गर्मी रहता है। लेकिन ई वाला एरिया में उपोष्ण यानी ज़्यादातर दिन गर्मी होता है और कुछ ही दिन ठंडा होता है। ठीक ना, यानी यहाँ पर ठंडा होता है लेकिन कम दिन, और यहाँ ज़्यादा गर्मी होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। और यहाँ पर जो होता है 45 से लेकर 66.5 ये वाला कहलाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण
शीतोष्ण यानी शीत कहने के मतलब शीत पहले यानी सबसे ज़्यादा शीत रहता, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन होता है ठंडा वाला और कम दिन होता है गर्मी वाला, ठीक। और यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ गर्मी वाला दिन ज़्यादा होता है, ठंडा वाला दिन कम होता है, तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। और जो बचता है जो ध्रुव के पास है उसी को कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक, जिसको कहते हैं पोलर जोन, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल, और इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, और इसी को कहते हैं पोलर जोन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। अगला वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।